उत्तरकाशी सुरंग हादसे में फंसे 41 मजदूरों को निकालने के लिए जारी रेस्क्यू ऑपरेशन अब अपने आखिरी पड़ाव पर है। उम्मीद की जा रही है कि कुछ ही घंटों में सभी मजदूर सही सलामत बाहर आ जाएंगे। इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक सभी की नजर टिकी हुई है। हालांकि जो अपडेट सामने आ रहा है उसके हिसाब से सुरंग ड्रिलिंग के बीच फिर एक अड़चन आई है। ड्रिलिंग के दौरान फिर लोहे की रॉड ने रास्ता रोका है। लोहा काटने का काम अब भी अपने आखिरी दौर पर है और इसी बीच जो ऑगर मशीन है उसका प्लेटफॉर्म जो है वो भी टूटने की खबर है, जिसे एक बार फिर जो है 4 से 6 घंटे का वक्त लगेगा बनाने में और ये प्रक्रिया भी चलने वाली है। हालांकि आश्वस्त सभी नजर आ रहे हैं कि जल्द से जल्द अगर आगे कोई अड़ंगा नहीं आता है तो जल्द से जल्द ये कार्य पूरा कर लिया जाएगा। हाँ, गब्बर सिंह जी, मैं पुष्कर सिंह धामी बोल रहा हूँ। राम राम। कैसे हैं आप लोग? अच्छा, चलिए भाई, बहुत हम लोग बिल्कुल पास पहुँच गए हैं और बड़ी आप लोगों की हिम्मत है और बहुत ही आप लोगों के लिए सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं यहाँ। और हम लोगों को उम्मीद भी है। मैं भी रात से आ गया हूँ, जनरल साहब भी आ गए हैं यहाँ पर और प्रधानमंत्री जी रोज़ आप लोगों के बारे में रोज़ चिंता कर रहे हैं, रोज़ अपडेट लेते हैं मुझे सवेरे 7 बजे। आज भी अभी आया है, अभी बताया है, बिल्कुल 45 मीटर से आगे हम लोग आ गए हैं और मुश्किल से 10 मीटर और आना है। बीच बीच में क्या है कि सरिया वगैरह आ जा रही है ना ये, तो हाँ, तो आप लोगों को पता ही है। थोड़ा सा ये है कि हिम्मत बता के, और किसी सबकी तबीयत वगैरह अच्छी ठीक है ना वहाँ पर? चलिए, नहीं चिंता एक्चुअली में नहीं, बहुत सब लोगों की दुआ है कि जल्दी से जल्दी सब लोग बाहर आ जाएंगे। हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं और यहाँ पर सारी चीज़ें, एम्बुलेंस की व्यवस्था कर रखी है बाहर। जैसे आप लोग बाहर आएंगे, अस्पताल की व्यवस्था है, उसके अलावा जो भी सब इंतजाम हो सकते हैं वो सारे के सारे हम लोग कर रहे हैं। और बहुत बड़ा ऑपरेशन चल रहा है, पूरे देश भर से सारी मशीनें यहाँ पर आई हुई हैं, सारे एक्सपर्ट आए हुए हैं, विदेशों के भी आए हुए हैं। ये सारी बातें सबको बता, चलिए बहुत है, ठीक है। खाना वाना पहुंच जा रहा है, अभी पानी है अंदर। हाँ, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है और सबको बिल्कुल जो है कहिए कि बस जल्दी से जल्दी। और आप ही लोगों को नहीं है, आप लोगों के लिए पूरा देश लगा हुआ है, ठीक है ना। और अभी प्रधानमंत्री जी को मैंने बताया है कि उन्होंने कहा कि भाई कब तक क्या संभावना है। मैंने कहा बहुत जल्दी की संभावना है और हो जाएगा, है ना। हाँ, सब लगे हैं बिल्कुल। यहाँ हेलीकॉप्टर वगैरह भी सब व्यवस्था कर रखी है। अगर किसी को बाहर आते कोई मेडिकल वगैरह की भी ज़रूरत पड़ेगी तो उसके लिए भी हम लोग सब व्यवस्था कर रहे हैं। तो ठीक है, सबका ध्यान रखिए और बिल्कुल जो है बस जल्दी से जल्दी अब तो भगवान की प्रार्थना करनी है हम लोगों को कि जल्दी से जल्दी बाकी एक्सपर्ट लोग और जितने भी हमारे टेक्नीशियन हैं, ये इंजीनियर हैं, सब अपना काम कर रहे हैं। तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा होगी। जिंदगी जिंदाबाद। कई दिनों से हम आपको लगातार अपडेट्स दे रहे हैं, लगातार नजर बनाए हुए हैं इस खबर पर और जिस तरीके से जो ऑपरेशन चलाया जा रहा है, क्या समस्याएं आ रही हैं, कहां तक ये पहुंचा है, तमाम आधिकारिक बयान भी हम आपको सुना रहे हैं और इसी पर चर्चा करने के लिए तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देते हैं। हमारे साथ रविंद्र कुमार जी, भाजपा प्रवक्ता, जुड़ चुके हैं। मथुरा दत्त जोशी जी, प्रदेश उपाध्यक्ष है कांग्रेस के, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। डॉक्टर पंकज पेनुली, यूकेडी नेता हैं और प्रेम पंचोली जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में स्वागत है। रविंद्र कुमार जी, यहाँ पर जो लगातार अपडेट्स मिल रहे हैं, अब नहीं तब नहीं, कभी भी किसी भी वक्त, कल से ये बात हो रही है लेकिन अड़चने आ रही हैं बीच बीच में, आप लोग को क्या लगता है कब तक ये जो है रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो जाएगा? देखिए, आज बड़ा शुभ दिन है, इगास का महापर्व है जिसे बूढ़ी दीपावली भी कहते हैं। एक दीपावली को फंसे थे, आज बूढ़ी दीपावली को भगवान ने चाहा तो चाहे कुछ देर में आपके कार्यक्रम चलते चलते किसी भी समय खबर आ सकती है कि हमारे मजदूर भाई जो पिछले 10-12 दिन से अंदर फंसे हुए थे वे निकलना शुरू हो गए हैं। तो लगभग सारी प्रक्रिया पूरी हो गई है। तमाम सारे चैनलों पे आपकी भी अच्छी रिपोर्टिंग मैं देख रहा था, चैनल पे सब आप लाइव कर रहे हैं। वहाँ से तमाम माननीय मुख्यमंत्री जी वहीं पर हैं, केंद्रीय मंत्री वीके सिंह जी वहाँ पर हैं। तो तभी सभी
इंतजाम को लेके उनको निकाल के उनका स्वास्थ्य चेकअप वगैरह करके हॉस्पिटल की सारी व्यवस्था करके सारी चीज़ें बड़ी अच्छे तरीके से हैं। भगवान जल्द उन्हें हमारे बीच में वापस लेकर आए और तमाम जो भी एक्सपर्ट हैं, जो भी टेक्नीशियन हैं, तकनीक वाले हैं, इंजीनियर हैं, मजदूर हैं, बड़े वैज्ञानिक हैं, तमाम ऐसी टीमें वहाँ पे लगी हुई हैं पूरी ताकत के साथ। और भगवान उन्हें शक्ति दे ऐसे योद्धाओं को जिन्होंने ज़िंदगी बचाने के लिए अपना जो है पूरा खपा दिया, अपने आप को, अपनी अनुभव को, अपने आप को, अपने शरीर को, दिन देखी ना रात। तमाम ऐसे हमारे जो लोग हैं, वैज्ञानिक हैं, टेक्नीशियन हैं, इंजीनियर हैं, मैं उनको भी बहुत सैल्यूट करता हूं कि वह भी लगातार इस पे। और दूसरा तमाम आपके चैनल के माध्यम से दर्शक हों, देश भर के लोग हों, राजनीतिक दल के लोग हों, सभी की प्रार्थनाएं और दुआएं लगभग पूरी होने जा रही हैं और जल्दी हमारे बीच में है। मैं आप समझो कि मैं अपने अंदर से कितना अपने आप को एक क्यूरियोसिटी हो रही है कि कब मुझे वो खबर मिले। लगातार मेरी भी वहाँ पे जो लोग हैं उनसे मेरी बातचीत हो रही है और अन्य चैनलों के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से भी सारी जानकारी लेते रहे मिल रही है। तो जल्द से जल्द आए, बस यही कामना है हमारी तो प्रभु से। बिल्कुल। मथुरा दत्त जोशी जी, आप क्या कहेंगे? लगातार इस खबर पर आप लोग भी नजरें बनाए हुए थे, विपक्ष के तौर पर आप लोगों ने कई चिंताएं अपनी व्यक्त की। उसके बाद आप लोग खुद चाहे प्रदेश अध्यक्ष करण मारा हो, वहां पर मिलने पहुंचे थे। तो किस तरीके से आपको लग रहा है ये पूरा ऑपरेशन चल रहा है? कब तक उम्मीद आप लोग कर रहे हैं? देखिए, उम्मीद तो कई दिन से लग रही है। रोज यही सूचना मिल रही है कि बहुत नजदीक पहुंच चुके हैं और अभी आने वाले हैं, थोड़ी देर में आने वाले हैं। तो सुन ही रहे हैं। हम तो भगवान से यही दुआ करते हैं कि जो लोग अंदर फंसे हुए हैं वो सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और जब भी बाहर निकलें स्वस्थ रूप से बाहर निकलें और उनका स्वास्थ्य ठीक रहे। हमारा तो ये हमारा तो ये कहना है। और सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन जिस त्वरित गति से आज सरकार कर रही है, अगर पहले करती तो मैं समझता हूँ बहुत पहले लोग बाहर आ जाते। और उसमें कुछ कमियां रही हैं सरकार की तरफ से। हालांकि सरकार या सरकार के प्रतिनिधि कभी ये स्वीकार नहीं करते कि हमारे पास कमी रही है या हम नहीं कर पाए। ये नहीं कहेंगे कभी भी, अपनी पीठ थपथपाने का काम करते हैं। आज स्वयं मुख्यमंत्री जी भी साइड पे बैठे हुए हैं, क्योंकि चुनाव खत्म हो गए हैं। अब तो सभी को दिखाई देंगे। चुनाव बचाव लगभग सब जगह खत्म है। तो अब मुख्यमंत्री फ्री हो गए हैं, तो इसलिए इतने दिन लग गए हैं। लेकिन उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द ये लोग बाहर आएंगे और स्वस्थ रहें। खुशी का माहौल है, क्योंकि आज एकादश का पर्व भी है। पूरे उत्तराखंड में मनाया जाता है एकादशी के दिन। बूढ़ी दीपावली भी कहते हैं कुछ इलाकों में। और उम्मीद करते हैं कि कब सूचना सरकार देती है, क्योंकि 3 दिन से तो लगातार हमें सुन ही रहे हैं कि अभी आ रहे हैं, थोड़ी देर में हो रहा है, अब हम बिल्कुल नजदीक पहुंच गए। देखिए कितना समय लगता है। आज मुख्यमंत्री जी भी वही है और हम भी इंतजार कर रहे हैं, आप भी इंतजार कर रहे हैं। लेकिन हमारी शुभकामनाएं हैं वो स्वस्थ रहे। बिल्कुल। डॉक्टर पंकज पेनुली, आपकी क्या मत है इस पूरे मामले पर? क्योंकि डे 1 से देख रहे हैं, 12वां दिन है आज और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। भौगोलिक परिस्थिति की वजह से चैलेंजेस बहुत सारे हैं, लेकिन अधिकारियों की तरफ से जो बयान आ रहा है वो कहीं राहत भी दे रहा है। देखिए दिव्या जी, पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सारे प्रदेशवासियों को आज एकादश और बूढ़ी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। और जहां तक बात है इस मामले की, तो देखो एक तरफ तो खुशी है, एक तरफ ये खबरें आ रही हैं, तो ये खबरें राहत देने वाली खबरें हैं। जो आज से 10-12 दिन पहले जो माथे पे बल देने वाली बात आई थी, 41 जिंदगियों की बात आई थी, आज अगर कुछ आशा की और उम्मीद की किरण आ रही है तो ये राहत देने वाली है। एक तरफ तो खुशी हो रही है कि चलो देवभूमि के अंदर वहाँ पे देवताओं का मंदिर बनाने के बाद, देवताओं की डोली जाने के बाद और लगातार एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम के एफर्ट्स और जो ऑस्ट्रेलियन एक्सपर्ट एनॉल्ड आए थे, इन सब के प्रयासों से एक कम से कम एक उम्मीद की किरण आई है कि वो 40 जिंदगियां जो सुरक्षित हैं
वो सुरक्षित बाहर आ जाएंगी और देवभूमि पे ये कलंक नहीं लगेगा कि यहाँ इस सुरंग के अंदर या इस चीज़ के अंदर इतनी जानें गई थी। सबसे पहली बात तो जान जो भी है बहुत महत्वपूर्ण है, और भगवान बद्री विशाल से हमारी भी कामना है कि वो सारे लोग सुरक्षित आएं, स्वस्थ हों, और उसके बाद जो भी उनके प्राथमिक उपचार के बाद वो सभी स्वस्थ तरीके से अपनी जिंदगियों पे वापस लौटें। बिल्कुल। दूसरी बात रही यहाँ पे कि सल्यूट है उन एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के कर्मचारियों को और उन ऑपरेटर्स को, उन मशीन ऑपरेटर्स को जो दिन रात लग के आज यहाँ तक पहुँचाया है। हमें भी उम्मीद है, हम भी लगातार नज़रें बनाए हुए हैं और वहाँ संपर्क में हैं कि कब ये खबर आए कि वहाँ से पहला मजदूर जो है बाहर आ गया है। जहाँ तक सरकार की बात है, सरकार प्रयास कर रही है, बहुत अच्छा है, सरकार को उसके लिए साधुवाद। लेकिन कहीं ना कहीं जो कमियां थी उन कमियों को भी सरकार को अपनी माननी पड़ेगी। और वो कमियों में सबसे बड़ी कमी ये थी कि जब भी ऐसे आप कोई प्रोजेक्ट उत्तराखंड के अंदर लाते हैं, जब ऐसे प्रोजेक्ट बनाते हैं, जब इस तरीके के हिमालय जब अभी ये नवीन उसमें है, हार्ड रॉक नहीं है, जब भी आप ये करते हैं तो मेरा निवेदन है यहाँ से मुख्यमंत्री से भी और सरकार से भी कि ऐसे जगहों पे जब भी ऐसे प्रोजेक्ट बने तो कम से कम आईआईटी रुड़की और वाडिया इंस्टीट्यूट जो उत्तराखंड के अंदर हैं और वर्ल्ड रिनाउंड हैं, उनकी एक्सपर्टीज़ ली जाए। दूसरा, यहाँ से मुख्यमंत्री ये जब जिंदगियां बाहर आ जाएं और ये सारे लोग सुरक्षित हो जाएं, उसके बाद मुख्यमंत्री को चाहिए कि उस कंपनी की जांच हो। उस कंपनी ने अगर पेटी कॉन्ट्रैक्टर को टेंडर दिया है या फिर उसने सारे जो भी वहाँ पे सिक्योरिटी के इंतजाम थे, चाहे वो सेफ्टी पाइप्स को लेके बात हो, चाहे वो इक्विपमेंट्स को लेके बात हो, चाहे वो ये खबरें आई हों कि मजदूरों ने बताया कि ऊपर से अभी यहाँ पे भूधसाव हो रहा है और उसके बावजूद भी मजदूरों को अंदर काम करने के लिए भेजा गया हो, जो एक मजदूर के द्वारा वहाँ पे बयान दिया गया है। जी। अगर ये इन बातों में सच्चाई है तो कंपनी ब्लैकलिस्ट हो और ऐसी कंपनियों को यहाँ पे दोबारा जो है देवभूमि को दागदार बनाने का ऐसा कोई वो ना आए, बिल्कुल मौका ना आए। प्रेम पंचोली जी, आप उस क्षेत्र को बिलोंग करते हैं और जिस तरीके की भौगोलिक परिस्थिति है, जाहिर सी बात है टनल बनाने में मुश्किल आ रही है, तो अब रेस्क्यू करने में भी उतनी ही मुश्किलें सामने आ रही हैं। आपने जब से इसको कवर करना शुरू करा है, आपका एनालिसिस क्या कहता है तब से लेकर अब तक? बिल्कुल, मैं तो सबसे पहले अपने कुल देवता को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि अभी मैं आपकी स्क्रीन पे देख रहा था कि बौखनाग देवता की डोली वहाँ पर है और देवता का उत्पत्ति जो है मेरे गांव में है और मुख्य मंदिर मेरे गांव में है। और हमारे देवता की एक खास बात है कि हम कभी भी, हम जब दुख सुख हो तो हम देवता की डोली निकाल देते हैं। आमतौर पे हमारे अलग अलग प्रकार के देवता हैं हिमालय में, जो मंदिर के अंदर जब चले जाते हैं, गर्भगृह में चले जाते हैं, तो वो बाहर आने को उनका समय होता है। लेकिन हमें जब कष्ट होता है तो हम देवता की डोली निकालते हैं और उनके सामने अनुनय विनय करते हैं और हमारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ आज कि रात तक या कल सुबह तक मजदूर बाहर आ जाएंगे और उस सुरक्षित स्थान पे सरकार की सारी सुविधाएं वहाँ कर दी गई है। 41 एम्बुलेंस वहाँ पहुँच गई है और या उनको एयरलिफ्ट कहीं करवाया जाएगा, जहाँ भी हॉस्पिटल कहीं ले जाया जाएगा, या वो सब सुरक्षित आएंगे। मुझे तो लगता है आज ही रात निकल जाएंगे, कल सुबह तक वो अपने जगह पे पहुँच जाएंगे। ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये हमें अपना अनुभव अपने देवता की डोली के सामने जब मैंने देखा। अब रही टेक्निकल सारी चीज़ों की बातें, तो ये है कि मैं उसी जगह का हूँ जिस जंगल में हमारे पशु चुंगने आते थे, उस जंगल के नीचे टनल बन रही है। और आज तो मैं बिल्कुल ही फोकस उसी चीज़ पे करूँगा जो मैंने देखा अपने आंखों के सामने। आज तक हम पॉलिसी मैटर पे बात करते थे। वो जो पहाड़ है, वो पहाड़ गंगा और यमुना को डिवाइड करता वहाँ से। हमेशा ये रहा है कि जब टिहरी गंगा घाटी के लोग, जिनको हम गंगाड़ी कहते थे ना, हम जब वहाँ के लोग हैं, हम राड़ी के जो गंगा घाटी की तरफ लोग, उनको हम गंगाड़ी कहते हैं, यानी कि गंगा के किनारे रहने वाले लोग। तो टिहरी के लोग जब यमुना घाटी की तरफ आते थे तो वो वापस नहीं जा सकते थे, क्योंकि इतना ऊंचा पहाड़, पैदल का रास्ता। क्योंकि जब गाड़ियाँ, जिस जमाने गाड़ियाँ नहीं, तो आप यमुना घाटी में 50% लोग जो है टिहरी और इधर गंगा घाटी के लोग बसे हुए हैं। जब वो उधर आए तो वो वहीं के हो गए, वापस आना बहुत मुश्किल था। तो जो पहाड़ है वो डिवाइड करता है गंगा और यमुना को, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जहाँ से टनल जा रही है, तो टनल
बड़कोट से काफ़ी कंप्लीट हो चुकी है। यमुना की तरफ से जो है जो टनल है वो बहुत ज़्यादा कंप्लीट हो चुकी है, मुझे लग रहा है 3 किलोमीटर से भी अधिक बन चुकी है। जी। और यहाँ से उसको जो सिलक्यारा जो गंगा वैली में है, एक्चुअली सिलक्यारा वाला भी जो पार्ट है वो यमुना वैली में गिना जाता है कल्चरली, लेकिन वो ढाल गंगा की तरफ है तो गंगा घाटी हम उसको कह सकते हैं जी। लेकिन ब्रह्मखाल तक के लोगों को रवाल्टा ही कहते हैं। तो वो जो टनल जब सिलक्यारा से बननी शुरू हुई है तो वहाँ के एक बहुत ही युवा और बहुत तेज तरार सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उन्होंने टनल के निर्माण पे कई सवाल उठाए, उन्होंने लिख के दिया, मुख्यमंत्री को दिया, प्रधानमंत्री को दिया, वो चिट्ठी मेरे पास भी है। डॉक्टर कपिल देव रावत उनका नाम है जी। और जब उन्होंने चिट्ठियाँ लिखी तो जो कंपनी का जो वहाँ पर कोई एमडी है या महाप्रबंधक जो भी उनका कोई शीर्ष अधिकारी वहाँ पर बैठता है, शर्मा वो बाय पीछे लिखते हैं, मुझे उनका नाम का पता नहीं है लेकिन बाय कास्ट वो शर्मा लिखते हैं। उन्होंने डॉक्टर कपिल देव रावत और उनकी तमाम टीम और हम जैसे लोगों मैंने भी उनको फ़ोन किया था कि भाई साहब टनल के निर्माण में कुछ दिक्कतें हैं। उनका ये ऑब्जेक्शन था कि टनल के निर्माण में जो ब्लास्टिंग हो रही है और टनल में जो अंदर जो मटेरियल लगाया जा रहा है वो उच्च क्वालिटी का नहीं लगाया जा रहा है जैसे उनके पास सोचना है। तो उन्होंने चिट्ठियां लिखी बहुत ज़्यादा, लेकिन उनकी चिट्ठियां ऐसे जैसे नकार खाने में तूती की आवाज़ आती है। तो ये सवाल अब उभर करके आ रहा है, हालांकि हमारी देवता की डोली बाहर आ गई, एकदम वहाँ पर आ चुकी है और वो जो वैज्ञानिक है जिनके पूरे एफर्ट लग रहे हैं बाहर से भी अंदर से भी, और जो हमारी दैवीय शक्ति वो भी बिल्कुल अवतरित हो गई है, तो सभी प्रकार के जोर लग रहे हैं, तो सब सुरक्षित निकल रहे हैं। लेकिन सवाल है कि जब टनल बनी और टनल जब उधर साइड से ज़्यादा बनी हुई है तो वहाँ से रेस्क्यू क्यों नहीं किया गया? रेस्क्यू सिलक्यारे से हो रहा है, तो हम तो वैज्ञानिक नहीं है लेकिन हम एक अंदाजा लगा रहे हैं कि क्या बाईपास तो नहीं बनी टनल, मतलब टनल बड़कोट की तरफ से भी ड्रिलिंग हो रही है सर, लेकिन वहां से बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। तो ये समझने मैं यही चीज को कहना चाह रहा हूँ, मैं समझाना चाह रहा हूँ दर्शकों को कि बड़कोट की तरफ से टनल में जो ड्रिलिंग जो हो रही है उसको रेस्क्यू के लिए, वो जो ड्रिलिंग हो रही है वो सिर्फ दिखावे के लिए हो रही है। बड़कोट से आप टनल के अंदर जब जाएंगे काफ़ी कुछ कंप्लीट हो चुकी है। और यहाँ जो हमको बताया गया कि जब सिलक्यारा से टनल बनाए जो 3 दिन तक फिनिशिंग नहीं हुई है, 3 दिन तक, और जब वो अंदर गए तो चौथे दिन तक 4 दिन तक होता है कि ऐसा होगा वो ऐसा होगा, चौथे दिन के बाद जो रेस्क्यू काम शुरू हुआ है। तो ये बड़ा सवाल कंपनी पे है और सवाल होना लाजमी है। जिस कंपनी ने ब्रह्मपुत्र पे इतना लंबा पुल बनाया हो और उस कंपनी को यहाँ पे टनल बनाने का ठेका है और जो रेलवे के टनल है वो अलग अलग टनलें भी उनको दी गई है, और सिलक्यारा वाले टनल पे वो सारे इग्नोर कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ों को लेकर के। इस पे बातचीत होनी चाहिए और मैं समझता हूँ कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री वहाँ पर हैं और उनको वापस जो हमारे मजदूर हैं वो तो जिंदे वापस आएंगे और वो सब सुरक्षित है और आप अपने घरों को भी जाएंगे, वापस काम भी करेंगे वहाँ पे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ पर बिल्कुल मौजूद हैं। मैं उनसे आग्रह करूँगा कि आप बिल्कुल ये नज़र अभी नहीं, ये नजर बाद तक आप बना के रखें कि टनल में गड़बड़ी हुई क्यों है ना, बिल्कुल क्यों गड़बड़ हुई है। और दूसरी गड़बड़ उन्होंने पहले बार की जब देवता की डोली को हमको अंत समय में उनको देवता की डोली के सामने हमको झुकना ही पड़ा, तो वहां तो सच में एक छोटा मंदिर है, वहां तो रास्ता है हमारा जाने का, हमारे पशुओं का रास्ता, और देवता के हमने एक सांकेतिक वहां पे लगा रखा है, हर हम सब लोग माथा टेकते हैं वहां पे, वो सीधा उड़ा दिया उससे मशीन से। तो ये बहुत सारे एक सेंटिमेंट भी है, कल्चरली भी है, और जो टनल बनाने के जो तरीके हैं उन तरीकों में भी गड़बड़ी हुई है, वो तो बाद में सामने आएगी। लेकिन हम सबसे पहले ये सरकार को धन्यवाद देना चाहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री को भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि जिन्होंने पूरा अपना ऑफिस वहाँ बैठा दिया है पूरे सक्रिय रूप से। अदरवाइज मतलब इतने दूर मिट्टी के अंदर कोई चीज दबी हुई है और खाना पीना कुछ नहीं हो तो शायद वो जिंदे नहीं बचते। हमारी सरकारों ने बहुत सक्रिय रूप से काम किया है, वो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, और आने वाले दिनों में सरकार ऐसे काम करे। पर टनल बनाने की जो टेक्नोलॉजी है और बहुत सारी चीजें हैं उस पर बातचीत करने की जरूरत है, भविष्य में भी है, और मुख्यमंत्री को ये बात सीरियस लेना चाहिए बिल्कुल, और इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। इसी पे लेकर एक अपडेट सामने आया है, वो भी अपने दर्शकों से साझा कर लेते हैं कि NHAI और दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने जो है अब साझा तरीके से ये जानकारी सामने आ रही है कि जितनी भी निर्माणाधीन यानी कि 29 निर्माणाधीन टनल्स हैं पूरे देश में इंक्लूडिंग उत्तराखंड, उसका इंस्पेक्शन, उसका जो सेफ्टी ऑडिट है वो NHAI
एनएचएआई और दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन द्वारा किया जाएगा और 1 हफ्ते के अंदर जो है वो रिपोर्ट इन दोनों ही जो है कंपनीज को देनी है, यानी एनएचएआई और दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। तो ये बड़ी सीख है जो, और ये भी कहा जा रहा है कि क्योंकि उत्तराखंड में ये हादसा हुआ है, इससे सीख लेकर तमाम निर्माणाधीन कंपनियां जो हैं उन पर भी चेक लगेगी और जो टनल्स हैं उनका भी सेफ्टी ऑडिट किया जाएगा। मथुरा दत्त जोशी जी, आपके पास इसलिए आना चाहूंगी, विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं अब जो प्रक्रिया चल रही है, क्योंकि अंत तक आ चुकी है और कुछ ही समय शेष बचा हुआ है बाहर आने में श्रमिकों के, ऐसे में जो बाकी की कार्रवाई है वो भी अब धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, उसमें क्या कहेंगे जो अभी डिटेल्स आपको मिली? तो यहाँ पर संपर्क टूट चुका है। यही सवाल मैं आपसे पूछूंगी रविंद्र जी कि इतना देर क्यों? सवाल उठना लाजमी इसलिए है कि जब कोई बड़ी दुर्घटना हो जाती है उससे सीख ली जाती है। ये सेफ्टी ऑडिट्स तो पहले से आपके रूल में होना चाहिए कि अधिकारी समय समय पर सेफ्टी ऑडिट्स करें सर। देखिए, बिल्कुल सही बात है, आपका प्रश्न वाजिब है। और जिस प्रकार से अभी कोई 4-5 दिन पहले ही इस विषय को कह दिया गया था माननीय मुख्यमंत्री द्वारा कि उत्तराखंड में जितनी भी टनलिंग का और जितने भी इस तरीके का काम आ रहा है उसको दोबारा से एक बार जो है उनकी जांच होगी, उनकी सेफ्टी पॉइंटों पे और सारी जो भी उनके वो हैं फीचर्स, उनको दोबारा चेक किया जाएगा। तो इसको लेके जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने भी अपनी मंशा जाहिर की है, देखिए ये बिल्कुल सही बात है। जब ऐसा कोई हादसा हुआ है तो ये हादसा हमारे लिए एक सबक की तरह है कि जो गलतियां हमारे से हुई हैं, ये तो जांच के बाद पता लगेगी कि गलती का कारण क्या था, क्या सोर्स था उस गलती का, क्या इग्नोरेंस थी, क्या कमी थी, तो वो तो पता लगेगा। लेकिन इससे सबक लेते हुए आगे देश भर में जिस प्रकार से निर्माण कार्य चल रहे हैं, उत्तराखंड में भी बहुत सारे हैं, रेलवे का प्रोजेक्ट है, तो उसमें हमें कहीं ना कहीं इस विषय को लेके अति गंभीरता आएगी और उसका कहीं ना कहीं लाभ भी हमें जरूर मिलेगा। और दूसरी बात, देखिए मैं एक और विषय इसमें जोड़ूंगा कि सबसे बड़ी बात है कि जिंदगी बचाने की मुहिम में देखिए जितने भी विपक्षी दल है या एक्सपर्ट है, सबने इस विषय को तो कहा है कि कहाँ गलती हुई है इसको सरकार को चेक करना चाहिए, उन विषयों पर जानकारी लेनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं इस बात को लेके सभी जो भी लोग अपनी राय दे रहे हैं वो एक बात को तो कह रहे हैं कि चाहे राज्य सरकार को चाहे केंद्र सरकार हो, उन्होंने फुली एफर्ट्स लगा दिए जिंदगियों को बचाने के लिए। और देखिए ये कमिटमेंट आप लगाएंगे तो फिर क्योंकि मैं कोई राजनीति नहीं कर रहा, 2014 के बाद से मुझे याद है सुषमा स्वराज जी विदेश में पहली बार जब इराक में और ईरान में कोई युद्ध हुआ था तो उन लोगों को, उन नर्सों को बचा के लेकर आई थी सुषमा स्वराज जी, उसमें 20 युद्ध से निकाल के लेकर आई थी। तो ये कमिटमेंट हमारे साथ हम पहले दिन से है, हमारे लिए प्रत्येक जिंदगी चाहे देश में हो चाहे विदेश में हो, उस जिंदगी को बचाने के लिए लास्ट एफर्ट्स तक चाहे जितने भी सोर्स लगे, जितनी भी ताकत लगे, जितना भी विज्ञान लगे, भगवान लगे, उनको सबको मनाया जाएगा आज। लेकिन रविंद्र जी, यहाँ पर छोटा सा सवाल आपका ये है, जाहिर सी बात है इस पूरे ऑपरेशन में एक मैसेज तो दिया गया, चाहे आप उत्तराखंड के हैं या कहीं बाहरी राज्य से हैं, अगर आप उत्तराखंड में काम कर रहे हैं और रह रहे हैं तो आप भी उतने ही जरूरी है इस प्रदेश के लिए जितने यहाँ के नागरिक हैं। तो ये मैसेज तो बहुत क्लियर कट दे दिया गया इस ऑपरेशन से, लेकिन आप लोग तब का इंतजार क्यों करते हैं जब बिल्कुल एंड मोमेंट पे जो है चीजें खराब हो जाती है, उसके बाद आप उसके पीछे के कारण जानेंगे। एक छोटी सी लापरवाही और इतना तंत्र खड़ा कर दिया गया, अगर उसी समय पर रोक दिया जाता, क्या आपको नहीं लगता कि इतनी सब चीजों से बच जाते? देखिए अभी फिलहाल तो कोई भी अपनी बात कह सकता है कि ऐसे नहीं ऐसे हुआ, ये विषय जांच का है। मैं फिर कह रहा हूं कि आखिर कमी कहाँ रही है, कौन सा ऐसा पॉइंट था जिसे हम नहीं छू सके, जहां से हमारी इग्नोरेंस हुई है या जहां से हमें पता नहीं लगा। दूसरी बात, बार बार एक विस्फोट की बात आती है, मैं कई बार कई चैनलों पे, देखिए इसका मेथड आप समझेंगे, ऑस्ट्रेलियन टनलिंग मेथड के हिसाब से टनल ये बनाई जा रही है, इसका निर्माण जो रहा ऑस्ट्रेलियन मेथड है, जिसमें कभी किसी भी तरीके का विस्फोट का इस्तेमाल नहीं किया जाता। ठीक है, वो विषय है कि विस्फोट को लेके बात आती है, लेकिन अब हुई है सर, क्योंकि टनल खोलनी थी, अभी 3 बड़कोट की साइड से 3 बार ब्लास्टिंग की गई। देखिए मुझे इस विषय का नहीं पता, लेकिन मैं टनलिंग की बनाने के विषय पे बात कर रहा हूँ, उसमें इस तरीके की कोई भी वो नहीं लगाया जाता है। लेकिन हाँ ये जरूर है कि कहाँ किस जगह पे कौन सी ऐसी चीज है जिसको हम
नहीं समझ सके या कहाँ कमी रही है, ये जांच का विषय है। और ये जांच होनी चाहिए, चाहे कोई भी हो, चाहे कितना ताकतवर हो, बिल्कुल। चाहे कोई कंपनी हो, अधिकारी हो, कर्मचारी हो, ठेकेदार हो, कोई भी हो, उसको जांच करके सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि ये एक बड़ा गंभीर मसला है पूरे देश भर के में जो है। इसकी वजह से देखिए इतना बड़े प्रोजेक्ट का काम जो कहीं ना कहीं उसको लेके एक सही इमेज नहीं बनती है। तो इस पे जरूर माननीय मुख्यमंत्री ने और माननीय प्रधानमंत्री ने जिस तरह से संज्ञान लिया है, इसका आप निश्चित रहिए कि इसकी जांच जरूर होगी। ऐसे नहीं छोड़ा जाएगा, यहाँ बकश कोई नहीं है। जो इसने गलती करी है उसे सजा निश्चित रूप से, आर्थिक रूप से भी और कानूनन रूप से भी, उसको बिल्कुल निश्चित रूप से उसे सजा जरूर मिलेगी। लेकिन पहली प्राथमिकता आज हमारी यही है कि भगवान जल्दी से जल्दी हमारे बीच में वो श्रमिक जो बेचारे कई दिन से फंसे हुए हैं वो हमारे बीच में वापिस आ जाए। बिल्कुल, और लगातार उसकी तरफ जो है रेस्क्यू टीम काम कर रही है, तमाम अड़चने आ रही है, उसके बाद भी चैलेंजेस को पार किया जा रहा है। और ये कहा गया सुबह भी जो है भास्कर खुलबे ने ये कहा कि हम जितनी भी चुनौतियां हैं उससे पार पा गए, लेकिन अंदर क्या हो सकता है, क्योंकि जो एनडीआरएफ के डीजी हैं उन्होंने भी कहा था अंदर क्या है कोई नहीं कह सकता, क्या अड़ंगा आ सकता है, कितने बोल्डर्स होंगे, कौन सी लोहे की रॉड होगी, ये नहीं बता सकते, पर जैसे जैसे ड्रिल करेंगे तभी हम बता पाएंगे। तो ये तमाम चुनौतियां जो अधिकारी और कर्मचारी जो है वो समझ पा रहे हैं और उसी तरह से काम हो रहा है। डॉक्टर पंकज पेनुली, जब आप कहते हैं कि भौगोलिक परिस्थिति की बात करते हैं, खासतौर पर उत्तराखंड की, हम बात कर ले जो टनल्स बन रही है, सबसे ज्यादा जो टनल्स बन रही हैं वो है हिमाचल प्रदेश, और 6 टनल्स जम्मू कश्मीर में बन रही हैं, एक अभी उत्तराखंड में बन रही है, हिमालय प्रदेश है। तो ऐसे में आपको लगता नहीं है कि बहुत ज्यादा फोकस टनलिंग में जो है पहाड़ी क्षेत्रों में हो रहा है, और वो भी पीक हिमालयी क्षेत्रों में जहां पर बिल्कुल फुटहिल्स में बसे हुए हैं हम लोग? देखिए दिव्या जी, प्रोफेसर वाल्दे की मेरे को एक बुक थी, उस बुक का नाम है हाइडेम्स इन हिमालय। हाइडेम्स इन हिमालय में उन्होंने बताया है कि जो रांडी डांडा है, ये तो हम जैसे जो मतलब उसके एक्सपर्ट तो नहीं है, पर थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हैं। तो पढ़े लिखे होने का मतलब हमें अक्षर ज्ञान है, तो हमने उनकी किताब पढ़ी, तो उसकी किताब में ये लिखा है कि जो ये राडी वाला डांडा है, इसके अंदर 2 तो थर्स्ट जाती हैं और कुछ वहाँ पे स्थानीय थर्स्ट है। इन थर्स्टों में क्या है कि जो इसका पॉइंट होता है शेयर जोन जो होता है 2 से 3 मीटर से लेके 11 से और 22 मीटर तक फैला होता है। और यहाँ पे जो टनलिंग उसकी बात, ये टेक्निक की बात मेरे भाई कर रहे थे, तो इसमें भी क्या होता है, इसमें जो वाइब्रेशंस होती हैं, ठीक है, वो वाइब्रेशन जो होती हैं उसकी वजह से भी ये जो थर्स्ट है, जो ये कॉमन थर्स्ट है और जो लोकल थर्स्ट है, इन दोनों की वजह से वहां पे आपका भूधसाव हो सकता है। भूकंप की तरीका है ये, और ब्लास्टिंग हो रही है वो अलग चीज है। अगर आप ड्रिलिंग प्रोसेस से भी जा रहे हो तो उसमें भी वाइब्रेशंस होते हैं, और वाइब्रेशंस होने के बाद वहां पे ये चीजें हो सकती हैं। ये तो हमने पढ़ लिया, जिनको केवल 1 बुक मिली, 2 बुक मिली, 4 बुक मिली, वो पढ़ी, उसमें से ये चीज तो हमने फाइंड आउट कर ली। जब हजारों करोड़ के यहाँ पे प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, जब हजारों करोड़ रुपए के यहाँ पे ये सारी चीजें हो रही हैं, तो क्या उस टाइम पे ये चीजें नहीं आई होंगी? और अगर ये चीज आई थी तो इसके लिए देखो, विकास अगर आपने करना है करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपने बहुत बड़े बड़े कीर्तिमान बनाने हैं, बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। हम विकास के विरोधी नहीं है, बट हम ये कह रहे हैं कि विकास किस कीमत पर? 41 जानों की कीमत पर विकास, या उस पर्वत को, उस पहाड़ को कमजोर करने की कीमत पर विकास? दोनों मेरे को पैनलिस्ट को पता होगा कि वर्णावत पर्वत उत्तरकाशी में, वो जब पूरा धसाव हुआ था उसके बाद से ये बातें उठने लग गई थी, फिर भी हम उसके अंदर टनल्स बना रहे हैं। इससे भी बड़ी बात कि जब टनल बना रहे हैं तो भैया उसका सेफ्टी मेजर्स होते हैं, क्योंकि टनल का कॉन्ट्रैक्ट जो है 3 गुना ज्यादा दामों पे दिया जाता है। अगर वो टेंडर 3 गुना ज्यादा दामों पे दिया गया है तो उसके सेफ्टी मेजर्स भी होंगे। अगर किसी कंपनी को हम बोलते हैं कि ये कंपनी ये काम करेगी, अगर अटल आवास योजना में या फिर ओएफडी में किसी की लैट्रिन भी बनती है ना, तो उसके लिए भी देखा जाता है, अच्छा ठेकेदार की क्या क्या वो है, ये कितना कर सकता है, ये कितना नहीं कर सकता है, ठीक है। तो जब तुम इतना बड़ा टनलिंग कर रहे हो तो उस कंपनी की लिस्टिंग वही होगी, इतने इंजीनियर, इतनी मशीन, इतना इस पे इक्विपमेंट, इतने इस पे लेबर, इतने इस पे एक्सपर्ट, इन सारी चीजों की अगर बात हुई है तो वहां पे वो सेफ्टी पाइप क्यों नहीं था?
जी अगर वो सेफ्टी पाइप होता तो ये जो हमने इतनी जद्दोजहद करी ये कुछ कम हो जाती और वो जिंदगियां जल्दी आ जाती। दूसरी बात, अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि 2014 से ये बचाव और जिंदगियों की बात हुई है, तो मैं इनको थोड़ा याद दिला दूं, जब ईरान का युद्ध हुआ था, ईरान में गृह युद्ध हुआ था, उस टाइम की तत्कालीन सरकार ने भी वहां से सुरक्षित लोगों को बाहर अंदर लाया था, देश के अंदर लाया था। जो भी सरकार केंद्र में होगी, किसी की भी सरकार केंद्र में होगी, उस सरकार का दायित्व है कि वो अपने नागरिकों का सुरक्षा करे। और ये अब कह रहे हैं प्रिंस गड्ढे में कब पड़ा था? तो 2006 में उसको भी जिंदा बाहर निकाल लिया गया था। तो ये बात नहीं है, हमें अपने एक्सपर्ट पे, हमें अपने इंजीनियर्स पे और हमें अपने इक्विपमेंट्स पे और लोगों पे यकीन है। और उसमें जो है अगर सरकार चाहती पहले से सेफ्टी मेजर्स लेती, ये सारी घटनाएं नहीं होती। देखिए, अगर प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट इस प्रदेश के अंदर स्मार्ट सिटी, अगर वो इग्नोर्ड हो सकता है तो ये प्रोजेक्ट तो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। शॉर्ट में जवाब दीजिए रविंद्र जी, आप शॉर्ट में जवाब दीजिए, फिर मैं पंचोली जी के पास आऊंगा। पंचोल, अपने हमारे डॉक्टर साहब ने बातें बहुत अच्छी बताई, लेकिन एक बात में मैं इनकी सहमत नहीं हूँ। इन्होंने इराक युद्ध का बताया, 90 के दशक की बात है, वो 93-92 के आसपास की बात है। उसका अच्छी से याद है, उस पर फिल्म भी बनी थी। कत्याल जो थे, जो एयरलिफ्ट करके लाए। और दूसरी बात, मैं फिल्म का जिक्र नहीं कर रहा, मैं इससे भी पुरानी एक और घटना बता सकता हूं आपको। यही समय था, 2 घटनाएं सन 84 की एक ही समय में हुई थी। एक इंदिरा गांधी की 31 अक्टूबर हत्या, और उसके सुन लीजिए ना, संवेदनशीलता अगर सरकारें नहीं दिखाएंगी तो आखिर फिर जनता में मैसेज क्या जाएगा? सरकारें तो जनता चुनती है। आप देखिए, मेरी बात हो जाने चाहिए, जनता को भी पता लगना चाहिए। 31 अक्टूबर 1984 को उनकी हत्या के बाद सिखों का नरसंहार, सरकार फेल। तो फिर तो यार ये गुजरात दंगे तक बात जाएगी, 3 फिर दिसंबर वहां से दूसरी जगह बात जाएगी, तीसरी जगह बात जाएगी। 3 दिसंबर भोपाल 1984 भोपाल कांड, हम लोग 15,000 लोग एक ही रात में मर गए थे। और उसका मेन एक्यूज्ड जिसे बचा के आज भी वीडियो उसकी सोशल मीडिया पे है, उसे हमारा मकसद भेज दिया गया, विदेश वापस भेज दिया गया एंडरसन को। अभी तो लेकिन मैं सिर्फ इस बात कह रहा हूँ, मेरे को कोई ऐसा उदाहरण नहीं पता अपने जीवन काल में। मैंने 84 की घटना बता दी, उस समय 10-11 साल की उम्र मेरी रही होगी। मैंने उस समय के काल से लेकर और आज तक बता दिया। अगर कोई है तो मुझे जरूर बताइएगा। लेकिन हाँ, 2014 के बाद मैं बिल्कुल यकीन के साथ कह सकता हूं, मैंने कई ऐसे रेस्क्यू ऑपरेशन देखे हैं वीके सिंह के नेतृत्व में, सुषमा स्वराज के नेतृत्व में, जिसमें विदेशों से जिंदगियां बचा के हम वापिस लेकर आए हैं बीच युद्ध में। अभी तो यूक्रेन युद्ध के समय में पाकिस्तान के लोगों ने, स्टूडेंट देश की सरकारों का काम होता है ना सर, कि कहीं भी आपके नागरिक, तो कहीं भी अगर आपका नागरिक कहीं भी किसी भी देश में फंसा होता है तो आपका कर्तव्य है, पार्टी किसी की भी हो, सरकार किसी की भी हो, और जनता ये सरकारें चुनती हैं, तो जनता के प्रति जवाबदेही और कर्तव्य निष्ठा तो बनती है। अगर ये भी नहीं होगा तो शायद फिर कुछ काम नहीं हो सकता। प्रेम पंचोली जी, यहाँ पर जब बात होती है, इसमें हमने देखा बहुत सारी टेक्निकलिटी सामने आई, क्योंकि जो प्लान बनाया गया था ABCDEF, पता नहीं कितने प्लान्स बनाए गए थे, और फाइनली हर कोशिश की गई कि किस तरह से अंदर पहुंचा जा सके। यहाँ पर 2 चीज़ें अभी हमने हाल में देखी। एक जो दैवीय शक्ति का यहाँ पर प्रशिक्षण किया गया, प्रशिक्षण ही कहेंगे क्योंकि आखिर में जो है आप डोली लेकर आए और आपको अब लगा कि अब शायद इससे और ज़्यादा काम तेज़ हो जाए क्योंकि वहाँ की आस्था है। दूसरा, जो मजदूरों की अपना मनोबल था, अपनी इच्छा शक्ति थी कि 12 दिन तक अंदर सर्वाइव कर गए और लोगों तक ये मैसेज पहुँचाया जा रहा है कि हम बिल्कुल ठीक है। ये बहुत बड़ा मैसेज है उन काम करने वाली एजेंसियों के लिए भी और सरकार के लिए भी कि अंदर जो लोग फंसे, पैनिक नहीं है। बिल्कुल, मैं तो जैसे वो बाहर निकलेंगे, जब हमको मिलने दिया जाएगा, तो मैं तो उनके चरण चूमना चाहूँगा कि आप इतने दिनों तक, क्योंकि हमारी इगास भी आ गई है और हमारे पहाड़ की जो दिवाली हो 11 दिन बाद होती है, क्योंकि हमारे जो पशु चारक हैं उन लोगों के जो पशु हैं वो 11 दिन बाद आए दीपावली के, तो हम लोग 11वें दिन दीपावली मनाते हैं। और आज 12 बजे से पहले वो निकल जाएंगे, ये तो मैं कह सकता हूँ। मतलब मैं वैज्ञानिक नहीं हूँ, तो मैंने अपने कुल देवता को वहाँ देखा तो मुझे विश्वास हो चुका है। दूसरी बात यह है कि मैं उस टनल
जहाँ जहाँ से टनल गुजर रहे हैं, मैं उसके बारे में थोड़ा सा और बता दूं। और जैसे केएस बल्दिया जी की जो किताब है उसके बारे में मैं एक वैज्ञानिक रूप से नहीं, वैज्ञानिक भाषा से नहीं, एक सामान्य भाषा में उसको समझाने की कोशिश करूंगा कि बड़कोट जहाँ से टनल चलती है, जहाँ से टनल का इन है, इन दोनों जगह एक जगह से इन मान लीजिए बड़कोट से, और जहाँ से आउट सिलक्यारा जैसे, तो उस वहाँ से और वहाँ तक लगभग 35-36 किलोमीटर का वो आता है राउंड में, मतलब एक बार गाड़ी ऊपर चढ़ती फिर नीचे वापस आता है। और 36 किलोमीटर जो था वो 4.5 किलोमीटर में खत्म कर दिया गया टनल से, और टनल बनेगी वो फिर से दोबारा, ऐसा मुझे विश्वास होता है। और जिसने गलती की उसको सजा मिलनी चाहिए। और धामी जी से मेरा आग्रह है कि आप चुप न रहें, आप योद्धा हैं और 50 साल से आप कम हैं, तो आपको ये काम करना चाहिए। 35 किलोमीटर में इतना डेंस फॉरेस्ट है, बांज, बुरांस, खरसू, मोरू दुर्लभ प्रजाति के पेड़ हैं जी। और उसी जंगल में कस्तूरी मिलती है। वो ऐसा जंगल है, उस जंगल के बारे में अभी बहुत ज्यादा प्रचार नहीं हुआ, और उसको सेंचुरी बनाना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ उस पूरे एरिया को उसको सेंचुरी में बनाना चाहिए, वन विभाग उसको कंट्रोल में लाना चाहिए। और धामी जी वहाँ गए तो धामी जी को वहाँ के लिए प्लान बनाना चाहिए उस जंगल को सुरक्षित करने के लिए। ऐसा दुर्लभ प्रजाति के पेड़ पौधे वहाँ पर है, और उसके बीच में कस्तूरी, आप समझ सकते हैं कि कितना महंगा जंगली पशु वहाँ पर है। तो उसके नीचे जो टनल आ उसके ऊपर कोई गांव नहीं है। अगर वो खाली पहाड़ होते तो उसके ऊपर लोड भी कम होता। तो एक तो उसके ऊपर चट्टान भी होगी, मिट्टी भी होगी, उसके ऊपर जो जंगली जो जंगल है उसका भी लोड है, पहला। दूसरा, जब उसके नीचे टनल बननी शुरू हुई तो टनल ब्लास्टिंग से बनाई गई, ये इसके साक्षात उदाहरण है और एविडेंस है हम लोगों के पास। जिस कंपनी ने ब्रह्मपुत्र पे पुल बनाया हो और देश की जानी मानी कंपनी है, वो वहाँ ब्लास्ट कर रही है, और कोई बूमर नहीं उनके पास कि टनल बनाने में ही गलती हुई है, इसको मान लेना चाहिए। और अब जब मैं केएस बल्दिया जी की रिपोर्ट पे आता हूँ तो जो राड़ी का पहाड़ है ना, आप देखना उस ऐसा पहाड़ है वो, और ऐसा लगता है कि दो पहाड़ आपस में मिल रखे हैं। जिस थर्स्ट की बात ये करते हैं, वो दो पहाड़ आपस में मिल रखे हैं, लेकिन वो है दो अलग अलग पहाड़ है, क्योंकि गंगा घाटी और यमुना घाटी को डिवाइड करते हैं वहाँ पे। और वो घटना आज की नहीं है, 1100 ईसा पूर्व उस दौरान की एक घटना वहाँ पर है। उसी के बगल में, सिलक्यारा के बगल में महरगांव एक जगह है, वहाँ पर भी गुफा निकली। मतलब गुफा पहले से थी, लेकिन जंगली ये पशुचारक जब वहाँ गए तो जब गुफा के अंदर घुसे लोग, आज जो महादेव मंदिर बना रखा बाहर की, ये शिव का है, और ये जो वहाँ मूर्तियाँ मारते अंदर निकली है, उस पहाड़ के नीचे भी हजारों लोग दबे हुए हैं। जब वहाँ भूकंप आया था, उस भूकंप का जिक्र भी केएस बल्दिया जी ने किया है कि इस तरह का खतरनाक उस किताब में, क्योंकि मैंने केएस बल्दिया जी का इंटरव्यू लिया है और मैंने लंबा इंटरव्यू लिया उनका, और बड़े कई सारे नेशनल इंटरनेशनल मीडिया में उसको छापा है। 2004 का इंटरव्यू है वो। जब 2003 में बरनाबट टूटा था तो हमने बहुत ग्रास रूट और ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग की लंबे समय तक, क्योंकि 3 महीने तक तो पहाड़ टूटता रहा बरनाबट। तो उन्होंने मुझे समझाया कि जो ये पहाड़ है, इस पहाड़ में जो भी आप कंस्ट्रक्शन करें, बिना पर्यावरण क्लियरेंस जो रिपोर्ट है उसके आगे नहीं बढ़ना चाहिए। उनके स्पष्ट है। दूसरा, उनका स्पष्ट कहना है कि जो पहाड़ में टनल बन रही है वो इस उत्तराखंड, हिमाचल हिमालय, जो मध्य हिमालय के जो रीजन के जो क्षेत्र है, वहाँ पर टनल और बड़े निर्माण नहीं होने चाहिए। अगर टनल बने तो पूरा रिसर्च, पूरी उसकी रिपोर्ट, पूरी वैज्ञानिक रिपोर्ट, पूरा सब कुछ, वन विभाग की रिपोर्ट से लेकर के टेक्निकल रिपोर्ट से लेकर सारी जब फाइनल हो जाए तो उसके ही अनुसार उसको बनाना चाहिए। तो इन्होंने सब कुछ दरकिनार किया। सबसे पहले तो वहां से मंदिर तोड़ा, दूसरे में वहां पे बूमर ने चलाया प्लास्टिंग के, तीसरे में यह है कि बात 4 दिन तक बताए नहीं रही कि 41 मजदूर हैं कि 150 मजदूर हैं, लिस्ट ही नहीं बता रही है कंपनी। जब उनको लगा कि अब तो देश पूरा आ गया, प्रधानमंत्री ने अपने हाथ में ले लिया है, तो तब कंपनी को चुपचाप होना पड़ा। अब तो सरकार खुद कर रहे हैं ना, अभी तो कंपनी बिल्कुल चुपचाप है, उसके जो मजदूर होंगे जैसे भी कर रहे होंगे। तो उस टनल को बनाने में, मैं तो अभी सिलक्यारा टनल पे ही फोकस करूंगा, वैसे उत्तराखंड की सारी टनलों में सवाल आते हैं, और सिलक्यारा टनल के कारण से इसलिए भी ज्यादा सवाल आते हैं कि जब रोहतांग जैसी टनल पे कोई घटना नहीं घटी, सिलक्यारा टनल पे घटना घट गई है।
रोहतांग वाला टनल तो पूरा क्या बोलेंगे उसको, इतनी ऊंचाई पे है और वहाँ क्या बोलते ग्लेशियर की मिट्टी है सारी। लेकिन यहाँ की जो राड़ी पर्वत के जो नीचे है वो ग्लेशियर ही है, लेकिन वो मिट्टी थोड़ा मजबूत हो चुकी है। तो वहाँ पर ये घटना हमने जबरदस्ती घटाई है, ये हम लोगों की गलती है, हमें मतलब जो हम काम करने वाले लोग हैं वहाँ पे। तो इस यहाँ पे पहाड़ में टनल बनाने से पहले प्रॉपर पूरा सब जब फाइनल हो जाए उसके बाद टनल बननी चाहिए। और सिलक्यारा में बहुत सारी गड़बड़ियां हुई है और इस गड़बड़ी पे माननीय मुख्यमंत्री जी को नजर रखनी चाहिए। बहुत सारे सवाल हैं कि जो अब बार बार आ रहे हैं कि मेरे दिमाग में तो एक ही बात आती है कि बड़कोट से जो रेस्क्यू ऑपरेशन क्यों नहीं शुरू किया गया, मेरे दिमाग में एक बात आ रही है। दूसरा जो अंदर जो आप कह रहे थे ना कि वो लोग सुरक्षित हैं, एक तो वो बहुत हिम्मत वाले लोग हैं, बहुत ज्यादा हिम्मत वाले लोग हैं, बहुत ही ज्यादा। दूसरा ये कि वहां जगह मिल गई थी, जगह इसलिए मिली कि मैं उसको समझा नहीं पा रहा हूँ वैज्ञानिक तरीके से ना, 2 किलोमीटर का जगह हाँ, है सर, उनको वो मूवमेंट बाईपास हो गए टनल, जहां जब क्रॉस मिलना था ना वो दूसरी जगह से चले गए टनल। अगर बड़कोट से करेंगे तो पूरी टनल बनानी पड़ेगी, 5 साल लग जाएंगे बनाने में। बिल्कुल। इसलिए सिलक्यारा से ही सुविधाजनक थी कि यहाँ से उनको बाहर निकालना था। और ये बड़ा सवाल है कि 41 लोग 3 दिन तक आप टनल की फिनिशिंग नहीं कर रहे हैं। जब 41 लोग बाहर आएंगे तब पता चलेगा कि टनल बनाने का विज्ञान तो ये कहता है कि आप जितना बनाओगे अगले दिन के लिए रखना नहीं, उतना ही उसको फिनिशिंग करना है, मतलब कंप्लीट कर देना है। जो उसमें लोहा गारा मिट्टी जो भी कुछ लगता है उसमें, इन्होंने 3 दिन तक किया है नहीं कि बनाओ क्रॉस करो। तो ये बड़ा सवाल है। हाँ, इस पे जो बहुत टेक्निकलिटी सामने आई, लेकिन अगर श्रमिकों की बात की जाए तो यहाँ पर जो अधिकारी इन्वॉल्व थे और जो कर्मचारी इन्वॉल्व थे उनकी भी दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि इस ऑपरेशन में 12 दिन के ऑपरेशन में जो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दी जानी थी, चाहे वो दिल्ली में एनडीएमए ने बैठ के दी हो या फिर यहाँ पर एनडीआरएफ के डीजी दे रहे हों, भास्कर खुलबे ने दी हो, यहाँ पर नीरज खैरवाल जो हैं सचिव उत्तराखंड सरकार, उन्होंने दी हो, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं, खुद हाई लेवल बैठकें मुख्यमंत्री ने की हैं, उनकी तरफ से बयान, तो इन्फॉर्मेशन में कहीं कोई लूप होल नहीं था, कहीं कोई कमी नहीं आई, जिसकी वजह से जो भ्रांतियां फैलती हैं वो इस बार बच गई हैं। देखिए दिव्या जी, मैंने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में भी बोला था कि ये देवभूमि है और यहाँ पे जो देवता हैं, जब भी अगर मैं आपको कुछ दशकों पहले ले जाऊं तो जब यहाँ पे बहुत सारी चीजें नहीं थी तब देवता के पास जाते थे, कुछ भी होता था देवता के पास जाते थे। तो देवता क्या बोलता था, कई बार बोलते थे कि फलाना देवता नाराज हो रखा है, अगर तुम्हें कोई परेशानी आ रही है दैट मीन्स कि देवता इंडिकेशन दे रहा है कि तुम गलत कर रहे हो, तुम सही कर रहे हो, तुम ये कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, तुमने पूजा नहीं करी, तुमने ये नहीं करा, तो देवता उसको दंड देता था। ठीक है, जो मेले लगते थे या जो बहुत सारे जागरी लगते थे वो यही इंडिकेशन को ही बताते थे, वो उनके कम्युनिकेटर होते थे कि देवता फलानी चीज बोल रहा है। तो ये देवभूमि है और देवभूमि में वहां पे जैसे पंचौली जी बोल रहे हैं कि वहां पे वो मंदिर उखाड़ा गया, तोड़ दिया गया विदाउट एनी रिप्लेसमेंट, देवता को स्थापित करना होता है, देवता को हटाना होता है, वो सारी चीजें होती हैं। तो एक तो ये देवभूमि है, यहाँ पे देवता निवास करते हैं, एक तो उनकी हिम्मत और उनका संरक्षण जो उन 40 लोगों को वहां मिला, 41 लोगों को वहां मिला, तो वो 41 लोग, एक तो बहुत बड़ा कारण ये था जिसको मैं मानता हूं। और आज भी, अब भी आप देखोगे तो बहुत दिनों पहले हो गया था कि 24 घंटे 48 घंटे 48 घंटे 24 घंटे नहीं गए ना, नहीं हुआ ना, जब तक वहां पे मंदिर नहीं बनाया दोबारा से। और डोली आने के बाद ही आपको ये अच्छी खबर मिली। नो डाउट जो एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, जो इंजीनियर, जो एक्सपर्ट, जो मशीन ऑपरेटर, जो मजदूर वहां पे काम कर रहे थे रेस्क्यू के लिए, वो तब भी उतनी जी जान से लगे हुए थे, लेकिन कहीं ना कहीं उसका कनेक्शन है। आज हम बहुत साइंटिफिक हो जाएं, बहुत कुछ बोल दें, लेकिन वी कांट इग्नोर दैट। बिल्कुल, ठीक है, तो एक तो ये था। दूसरा देखो, ये ना भारतीय जो पारिवारिक व्यवस्थाएं होती हैं, भारतीय जो एक हमारी संस्कृति है, हमारा जो एक कल्चर है, उसकी जीत है। उन्हें 2 किलोमीटर का एरिया मिला। भारत जब भी कोई मुसीबत आती है, जब भी कोई गांव पे आती है, परिवार पे आती है, मोहल्ले पे आती है, तो सारे लोग एक दूसरे को चेयर अप करने लग जाते हैं, सारे लोग एक दूसरे का ध्यान रखने लग जाते हैं, सारे लोग एक दूसरे को समझाने लग जाते हैं। हमारे घरों में जो दादियां, नानियां, बुआएं, मामी, चाची, ये सारे लोग अपने आप में एक काउंसलर हैं।
बिल्कुल। तो एक तो ये दो कारणों को मैं मानता हूं, और तीसरा जो इसमें सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि जैसे ही उन लोगों के पास ऑक्सीजन सप्लाई गई तो जो उसकी उन लोगों की हिम्मत थी वो हिम्मत कई गुना बढ़ गई। और किसी को भी अगर एश्योरेंस मिलता है कि हम हैं, मतलब इसमें पार्टी लाइन से ऊपर उठ के एक चीज मुझे जरूर बोलनी पड़ेगी कि भैया सरकार ने जो ऑक्सीजन लाइन पहुंचाई, अगर वो चीज उन्होंने कर दी तो वहां से एक हिम्मत मिली कि हाँ हमारे लिए कोई है, तो इसलिए वो मजदूर सरवाइव कर गए। भले ही गलतियां करी सरकार ने, बहुत सारी, सरकार की 98% तो गलतियां हैं, लेकिन जो 2% के उनके अच्छे काम हैं, वो 2% का अच्छा काम ये है कि उन्होंने वहां पे वो ऑक्सीजन सप्लाई पहुंचाई, बिल्कुल, जो उस टाइम पे बहुत मैंडेटरी थी। वो अगर सरकार ने करी है तो कुछ हद तक सरकार के जो पाप है, सरकार के जो कर्म है, वो कुछ हद तक उसमें सरकार को रिलैक्सेशन मिल सकता है, लेकिन देवता ज्यादा बख्शेगा नहीं। ठीक है, यहाँ पर हम भी 10 दिनों से 11 दिनों से लगातार यही खबर चला रहे हैं और जिंदगी जिंदाबाद ये टैगलाइन हमने नहीं छोड़ रही है, क्योंकि 12 दिन से जब श्रमिकों ने हिम्मत नहीं तोड़ी है तो आज भी यही लगता है कि जिंदगी जिंदाबाद है और अंदर जो जिंदगियां बची हुई हैं वो जल्द ही बाहर निकाली जा सकती हैं। और लगातार ये तस्वीरें तो हम दिखाए रहे हैं, लेकिन यहाँ पर रविंद्र जी एक बात और निकल कर सामने आई है। हम जब भी कहते हैं, आप ये देखिए इस ऑपरेशन ने एक चीज और दिखा दी कि जब आपको जरूरत पड़े तो आपकी 41 एम्बुलेंस भी मौजूद हैं, आपके चिन्यालीसौड़ में एक हॉस्पिटल भी खड़ा कर दिया गया 41 बेड का। उसके बाद जितनी व्यवस्थाएं, मेडिकेशन, आपकी गुजरात से 1600 कुछ किलोमीटर्स का सफर तय करके वहां से मशीनरी भी आ गई। आप ये समझ सकते हैं कि अगर जरूरत आन पड़ी तो सब कुछ अवेलेबल आपके पास है। तो अगर डेली बेसिस पे अगर ये सब मुहैया हो जाए तो क्या बुराई है, तो क्या बुराई है, क्योंकि अवेलेबिलिटी सारी है, ये देख लिया गया है। 41 एम्बुलेंस सर मजाक बात नहीं होती पहाड़ में पहुंचाना, और पहाड़ों में अगर है तो ये बहुत खुशी की बात है, आप लोगों के लिए काबिल तारीफ है। देखिए दिव्या जी, बिल्कुल सही बात है। जिंदगी एक हो या 41 हो, ये माननीय मोदी जी के नेतृत्व में ये तो साबित हुआ है कि जिंदगी जिंदगी है, उसे बचाने के हर संभव प्रयास लास्ट अंतिम क्षण तक किए जाएंगे। भगवान और विज्ञान दोनों ने पूरी मेहनत के साथ, हमारी आस्था भगवान में भी है, हमने प्रार्थनाएं करी, दुआएं मांगी, विज्ञान की भी नई से नई टेक्नोलॉजी की मशीन इस देश में जहां मौजूद थी, जिस जगह थी, उसे वहां तक पहुंचाया गया। चाहे हेलीकॉप्टर की मदद से हो, ट्रकों की मदद से हो, अन्य चीजों से हो, उन्हें वहां तक पहुंचाने का काम जिस प्रकार से किया गया है, ये कहीं ना कहीं दिखाता है, दर्शाता है कि इच्छा शक्ति कितनी जबरदस्त है। और यही कारण है आज जिस प्रकार से इस देश का श्रमिक, स्किल्ड जो लेबर है, वो इतनी अच्छे निर्माण इस देश में करके दे रहा है, उसे भी कहीं ना कहीं पता है कि उसके पीछे उसे बचाने वाली, उसका हाथ पकड़ने वाली सरकारें लगातार है। और ये प्रेम खाली यहां नहीं दिखा रहा है कि आज मजदूर फंस गए तो हम उन्हें दिखा रहे हैं। देखिए माननीय मोदी जी का आप प्रेम देखेंगे, जब हमने दिल्ली सांसद भवन बनाई तो उन्होंने श्रमिकों के साथ, बनते हुए भी श्रमिकों के साथ, उनके साथ उन्होंने मिलने का काम किया, उनके साथ बैठे। जब वो पूर्ण हो गई तो उनका सम्मान करके, उन्हें फूल, पुष्पमाला, गले में गमछा इत्यादि, शॉल आदि डाल के जिस प्रकार से उनको सम्मान देने का काम किया, इतिहास में मैंने कहीं नहीं देखा। अगर आपके पास कोई चित्र हो तो जरूर चलाएगा। ये सिर्फ एक घटना नहीं है, ये दर्शाता है कि हमारे लिए, हमारे देश के विकास का, प्रगति का कार्य करने वाले लोग इस सरकार के लिए कितने इंपॉर्टेंट है। उसके लिए पूरी श्रद्धा के साथ सरकारें उनके पीछे खड़ी हैं। आज यही रिजल्ट है कि आज भगवान और विज्ञान दोनों को नमन करता हूं, जिन्होंने इन जिंदगियों को बचाने के लिए बहुत भारी प्रयास करने के बाद, वह लोग भी देखिए, उन्हें भी नहीं आप छोटा आंक सकते, जो दिन रात वो टेक्नीशियन, वो छोटा छोटा लेबर, इंजीनियर तो पाइप डाल रहा है, लेकिन उसको, मजदूर को, ऑपरेटर काम करने वाला, वो भी दिन रात लगा हुआ है। उसकी भी कहीं ना कहीं आस्था लगी हुई है। 12-12, 16-16 घंटे मशीन पे बैठा ऑपरेट कर रहा है। मशीन खराब हो जाने के बाद उसको ठीक करता है। अंदर जाके देखिए, पाइप के अंदर घुस के, जहां वो कोई एक रॉड आ गई, उसके अंदर वेल्डिंग कर रहा है वो जाके, उसको काटने के लिए, उसको कटर मशीन से काटने के लिए। तो ये जिस प्रकार से दर्शाता है कि हमारी इच्छा शक्ति, चाहे हमारे ये टेक्नीशियन, लेबर हो,
स्किल्ड लेबर हो ये और चाहे भगवान, हम दोनों को प्रणाम करते हैं। इनकी दोनों की मदद से आज हम जिंदगी बचाने में जो है लगभग उनकी जिंदगी बचाने के बिल्कुल मुहाने पे खड़े हैं। किसी भी क्षण किसी भी पल बिल्कुल ये हमारी जिंदगियां वापिस हमारे बीच में आ जाएगी। ये बिल्कुल सही प्रश्न है कि बाद में इसकी जो भी दोषी हैं इस विषय को लेके उनके साथ सरकार जांच करके उनको जो भी दोषी हैं उनको कानूनन रूप से उनको सजा दी जाए, आर्थिक रूप से उनको सजा दी जाए और ऐसे लोगों को बख्शा ना जाए। देखिए एक बहुत बड़ी समस्या है, उससे एक लंबे काम में बाधक भी बने और कहीं ना कहीं हमें लोगों को सवाल करने का भी इस तरीके से मौका मिलता है। बिल्कुल। भगवान और विज्ञान पर विश्वास की बात अगर आ ही रही है तो 2 ही श्रमिक उत्तराखंड के हैं, बाकी अन्य जो श्रमिक हैं वो बाहरी राज्यों के 8 राज्यों के हैं और उनके परिजन वहां पर मौजूद थे। लेकिन जब बाबा बौखनाक की जो डोली आई थी वहां पर बाबा बौखनाक के नाम के जयकारे जो लगे थे, जिन श्रमिकों को पता नहीं है बाबा बौखनाक कौन है उन्होंने भी उनके नाम के जयकारे लगाए। तो ये आप समझ सकते हैं कि उस वक्त आस्था का क्या लेवल रहा होगा और सभी की आस्था किस ओर झुकी है, क्योंकि जब क्षेत्रीय वासियों की आस्था है तो फिर वहां मौजूद सभी के उस पर आस्था हो जाती है। तो भगवान और विज्ञान दोनों ही साथ में इस वक्त जो है लगे हुए हैं। अब मैं फाइनल कमेंट की ओर बढ़ूंगी और डॉक्टर पेनुली आपसे शुरू करूंगी। फाइनल कमेंट में क्या कहेंगे? देखिए, फाइनल कमेंट में तो दिव्या जी बस इतना ही है कि भगवान बद्री विशाल और बाबा महाकाल, बाबा केदार इन सारी जिंदगियों को बचाए और ये जल्द से जल्द ये जितने सारे लोग हैं ये हमारे को टनल से बाहर आते हुए दिखे और स्वस्थ होके बाद में अपने कामों पे या अपने घरों को जा सके। यही हमारी भगवान से दुआ है और सरकार को हम बोलना चाहते हैं कि भैया जिसने भी ये पाप करा है, जिसने भी ये काम करा है, जिसने भी देवभूमि को छलने का काम करा है उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, इसका रिव्यू हो, एक्सपर्ट रिव्यू हो, इसका टेक्निकल रिव्यू हो, जिसने बम्बार्डिंग करी उसका रिव्यू हो, जिसने इस अगर यहाँ पे कोई फॉल्ट थ्रस्ट ऐसा कुछ है और जिसने ये पास करी है उसके ऊपर भी कार्रवाई हो और उत्तराखंड में जितनी भी टनलें अभी ऑनगोइंग हैं या जो प्रोजेक्ट आने वाले हैं, जिनमें सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो है देहरादून से और टिहरी तक का है, उसको दोबारा से रिव्यू करा जाए और उसकी छोटी से छोटी बारीकी को देखा जाए। प्रेम पंचोली जी, शॉर्ट में फाइनल कमेंट। बिल्कुल, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि शिमला से पहले मसूरी जा रही थी ट्रेन और उसमें 128 मजदूर मर गए थे उस टनल बनाने में और उसकी रिपोर्ट आज भी बाड़े इंस्टीट्यूट के पास है और सर्वे ऑफ इंडिया के पास है। इसलिए उन्होंने उस काम को रोक दिया क्योंकि बहुत रिस्की था। तो हमारे प्रदेश को भी हमारे पास सारी रिपोर्टें हैं, तब से लेकर के आज भी केस बल्दिया हमारे बीच में नहीं है। उनकी बहुत सारी ऐसी रिपोर्टें हैं टनल्स को लेकर के, बड़े बड़े निर्माण को लेकर के। ये ऐसी कोई चीज़ केस बल्दिया ने उत्तराखंड के लिए नहीं छोड़ी, लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि हम केस बल्दिया को नहीं पढ़ते हैं और बेंगलोर में जाकर के, कर्नाटक में जाकर के लोग, वहाँ के लोगों ने उनकी सेवाएं ली है। तो हमें फिर से उनके सजेशन को लेना चाहिए और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ अपने मीडिया के साथियों को। वैसे धन्यवाद तो पैनोली जी ने और भाई जी ने देना चाहा था, रविंदर भाई ने, कि मीडिया के लोग भी बहुत तन मन से वहाँ लगे रहे, क्योंकि जब से वो घटना घटी तब से पूरा देश और हमारा उत्तराखंड राज्य का मीडिया रात दिन वहाँ पे, कई मीडिया कर्मी ऐसे जिनके लिए रहने की व्यवस्था नहीं, वो भी टेंट में रात गुजार रहे हैं। तो उन सब लोगों को धन्यवाद है जिन्होंने पूरी हिम्मत के साथ, अंदर से भी बाहर से भी पूरा हिम्मत बना करके रखी है। राजनीतिक कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता, सभी लोगों ने अपनी तरफ से प्रयास किया है और मैं तो इसलिए बिल्कुल आश्वस्त हूँ कि वो सब जिंदगियाँ बच गई है और वो आएंगे, बाहर आएंगे। और इस सारी चीज़ों को लेकर के आगे हमको सोचना चाहिए कि हमें ये काम आगे बिना वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, ये हम कहना चाहते हैं। फाइनल कमेंट शॉर्ट में। देखिए, सभी लगभग बातें हो गई हैं। फाइनल कमेंट तो यही है कि जिंदगियां वापस आए हमारे बीच में जो फंसे हुए हैं। फिलहाल तो मेरा बस हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना है और विज्ञान के आगे भी नतमस्तक हूँ, भगवान के आगे भी नतमस्तक हूँ, क्योंकि इन दोनों पर ही आस्था है हमारी। तो और ऐसे श्रमिक जो इनको लगातार बचाने का प्रयास कर रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और वाकई में हकीकत बात है, हमारी मीडिया, खास करके इस प्रदेश की मीडिया, नेशनल मीडिया ने भी दिखाया, लेकिन इस प्रदेश की मीडिया ने भी लगातार जागरूकता करने का काम, लोगों के बीच में सही रिपोर्टिंग, पॉजिटिव रिपोर्टिंग देने का जो काम किया, उसके लिए भी यहाँ की मीडिया का धन्यवाद देना चाहूँगा। और जल्द से जल्द
हम जब सुबह उठें तो हमें दिखाई दे कि सारे श्रमिक सेफ हैं और उनको जहाँ भी रखा जाएगा, जो भी प्रोसेस होता है इसके बाद निकलने के बाद, काफ़ी लंबे समय से एक बंद गुफा में बंद थे, जहाँ के टेम्परेचर के हिसाब से बाहर ला के कैसी होगी ये तो सब एक्सपर्ट ही बताएंगे, लेकिन हमें ये मिल जाए कि हाँ जी सुरक्षित है, वो अपने सही स्थान पे जहां उन्हें रखना था वहां रख दिया गया। बिल्कुल, आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो क्वेश्चन आवर में आज हमने एक बार फिर दिखाया है जिंदगी जिंदाबाद। लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो जारी है। सिलक्यारा टनल से कभी भी 41 मजदूर बाहर आ सकते हैं, क्योंकि कई चुनौतियों के बाद भी लगातार एनडीआरएफ की टीमें और तमाम प्रशासनिक टीमें वहां पर मौजूद है। ड्रिलिंग का काम चल रहा है और समय समय में पर आपको अपडेट्स हम दे रहे हैं। आप यूं ही HNN पर बने रहें और अपडेट्स आगे भी आपको देते रहेंगे। फिलहाल क्वेश्चन आवर में साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का।